माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना। अभी तक क्या देख लिया अपन ने? अभी तक देख लिया अपन ने कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी घरेलू कामों के अंदर किस तरीके से, यानी वो बता रहे हैं कि जो माइक्रोब्स बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो है ना, ये आज की नई नहीं है, हमारे पूर्वज इसको कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको इसके बारे में मालूम नहीं था, ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे वो चीज़ें। देखो चीज़ें क्या है, वही है जो अपने अतराफ में रहती वही रहते, लेकिन एज अ सब्जेक्ट उसके बारे में प्रॉपर एक नॉलेज लेकर काम करे तो सीक्वेंस से काम होते हैं, काम वही है सारे, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल है, कुछ नया इस्तेमाल नहीं है कि नहीं कुछ नई टर्म बनाया है, नया एक सिलेबस लॉन्च हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही सारी पुरानी चीज़ें, बस इसको हम एज अ सिलेबस मान के स्टडी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। अब देखो अपन हाउस होल्ड का देख लिए, घरों में क्या क्या काम होता है माइक्रोब्स का, अब इंडस्ट्रीज में किस तरीके से मदद मिलती है उससे, ठीक है। इवन इन इंडस्ट्री, यहाँ तक के बोलते हैं इंडस्ट्री मालूम ना, अपने यहाँ रहती है, कभी देखे इंडस्ट्री? नहीं देखे, चलो कोई बात, इंडस्ट्री मालूम तो है ना, क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, कारखाना, बिल्कुल। इवन इन इंडस्ट्री, अब इवन इन इंडस्ट्री का क्या कर देंगे तुम इंग्लिश? इवन इंडस्ट्री करेंगे क्या? ऐसा नहीं बोल रहा, इवन इन, यानी यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, समझ में ना। तो इसका वो करेंगे तुम तर्जुमा, इवन इन इंडस्ट्रीज का, इवन इंडस्ट्रीज लेंगे, ऑर्डनी लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, इवन इन इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई बड़ी लाइन याद करने के लिए। हाँ, प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स, जो किसके लिए वैल्यूएबल रहते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूएबल रहते हैं। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक, अब ये वैल्यूएबल नहीं है अपने लिए ना। बेवरेजेस, मशरूबात में अब अच्छे भी आते हैं, कुछ खराब भी आते हैं ना। तो दही वगैरह भी जो अगर लस्सी बनाए, लस्सी क्या हो गई, अच्छी मशरूब होगी, है ना। और वो जो आते तो वो खराब हो गए, है ना। एंड एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयाँ, ठीक है। आर सम एग्जाम्पल्स। अब ये दवाइयाँ और ये जो मशरूबात बनाते, घर को तो नहीं बनाते अपन, घर को बनाते क्या, शराब वाइन बियर बनाते घर को बनते क्या, वो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इतना छोटी सी इंडस्ट्रीज रहती ना, वो होम कटेज इंडस्ट्रीज रहती ना, यानी छोटा छोटा कुछ ना ऐसा बनाना पड़ता ना बड़े अमाउंट में, डब्बा भर के बनाते बैठेंगे, नहीं बनाते। एक्चुअल में जो वाइन बिकती है बाहर, तो घर पर बनाते क्या, नहीं बनाते। एक्चुअल में जो वाइन बियर जो भी मिलती है, हाँ बनती, सही बात है, लेकिन वो एज ए इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन है ना उसका। हाँ, वाइन बियर उससे नहीं बनती, उसको डिस्टिलेशन करना पड़ता है उसके वास्ते, बड़ी प्रोसेस रहती है उसकी ना। तो इन सिंपल बोले तो जो अंग्रेजी रहती है ना, वो नहीं मिलती है, देसी मिल जाएंगे अपनी। माइक्रोब के जरिए जो बना रही है एंटीबायोटिक्स और बेवरेज, हाँ, तो माइक्रोब का फर्मेंटेशन करके बनाते हैं, वो देखते हैं अपन। अभी आ जाओ, पहले सुनो अभी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल बोले तुम्हें बेवरेज, नहीं ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, वो बता रहा कि ये इंडस्ट्रीज में बनने वाली चीज़ है। जैसे दही बना लिए घर पे तुमने, है ना, डोसा ढोकला आटा फर्मेंट कर लिए, ब्रेड बना लिए घर में बना लिए, है ना, चीज़ वगैरह घर में बना लिए। अब जो है वो इंडस्ट्रीज में जो तुम घर पर नहीं बना सकते, वो चीज़ों के बारे में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं वो देख रहे हो। इसमें बेवरेज और एंटीबायोटिक, हाँ, बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के एग्जांपल्स है, बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्री में बनाई जाती है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। देखे थे पुनः फर्मेंटर्स कैसे रहते तो, है ना। तो क्या बोले कि जो वेसल्स में बहुत बड़े बड़े टैंक में जो बनाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? फर्मेंटर्स बोलते हैं उन टैंक्स को। मतलब ये जितनी भी चीजें, हाँ, देखो ये बड़े बड़े टैंक जो दिख रहे हैं ना, टांकियाँ बड़े बड़े, इस टांकी का नाम क्या है? फर्मेंटर्स। हाँ, अब देखो फर्मेंटेड बेवरेजेस यानी ऐसी मशरूबात, ऐसे पीने की चीजें जो फर्मेंट करके फर्मेंटेशन बोलते, सड़ाना बोल सकते हैं उसको, सड़ा कर बनाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक रात रखने में क्या होता है, उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं, फिर वो अपना सिक्रीशन करते हैं, उसकी वजह से रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, खमीर आया था, बिल्कुल खमीर आया था, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती, फिर वो आटा जब फूल जाता देखे तुमने, रात में आटा जब सड़ता तुमने देखे कैसा हो जाता, ऐसा फूल जाता पूरा, तो उसी को बोलते फर्मेंटेशन। वो फर्मेंटेशन, हाँ बिल्कुल, उसमें माइक्रोब्स एंजाइम सीक्रेट करते, रिएक्शन कर लेते उसकी। वो कौन सी रिएक्शन कर, कचौरी फूल के आती है तो उससे जाती है। नहीं वो अपन आर्टिफिशियली फुलाते हैं ना उसको, जो फूल के आती है, तो वो समझो अपन उसमें डालते हैं ना, सोडा डालते हैं ना उसके अंदर, उससे भी होती है। जो पानी पूरी जो वाटर बॉल होगा, हाँ वो तो बनाते हैं ना अपन आर्टिफिशियली, वो जो कचौरी का वो जो सिस्टम है, वो उसके अंदर अपन सोडा डालते हैं। नहीं जो केमिकल रिएक्शन वो माइक्रोब्स करते हैं ना, वो केमिकल भी होती है। जो रिएक्शन माइक्रोब्स करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, वो केमिकली भी होती है। खाता सोडा मालूम ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब उसको गर्म करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, वो जो आता खमीर, अपने को क्या एंजाइम, उससे मतलब नहीं रहता है। वो जो CO2 रिलीज होती है ना, गैस जो रिलीज होती है, उसको गैस उसके उठा देती है, फुला देती है, उसको बोलते हैं
वो अपने मैटर करता है। तो किस तरीके से भी हो, चाहे केमिकल रिएक्शन की मदद से हो। बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा, खाता सोडा घर का जो डालते थे वो क्या बोलेंगे उसको, अपने भजे बनाने को, गुलगुले बनाने का जो इस्तेमाल होता है उसको वो खाता सोडा बोलते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट रहता हो, ठीक है। चलो उसके बारे में कोई बात नहीं करते अभी। अभी अपन फर्मेंटेशन देखो, एक मतलब अपन फर्मेंटेशन की एक्चुअल डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। चलो देखो सुनो, देखो फर्मेंटेशन का मतलब, अगर उर्दू मतलब क्या हो रहा है उसका मतलब उबाल है ना, उर्दू में अगर उसका मतलब है उबाल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उबाल होता है कि उसका मतलब पानी उबाल होता है तो फर्मेंटेशन होगा ऐसा बोलेंगे नहीं। एक्चुअल में क्या लेंगे, फूल जाना, जो फूल जाता ना आटा अपना, जिस तरीके से गुलगुलों का आटा फूल गया, डोकला तुमने डाले थे जैसा तुम डालते तो वे पर जब इतना फूले हुए नहीं था, लेकिन बाद में एकदम से कैसा फूल कर आया था डोकला तो देखे होंगे ना पीले कलर का, तो वो कैसे फूल कर आ गया, तो बस उसी को उबाल मान के उसी को बोला फूल जाना। इडली डोकला सब उसमें है, ठीक है। यानी जो जितनी भी साउथ के आइटम है ना वो सारे उसी फर्मेंटेशन के फॉर्मूले पे काम करते हैं, ठीक है। चलो, तो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर टाइम इमेमोरियल तो हमको याद भी नहीं है जब से यूज़ करते है ना। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, सारे कोल्ड ड्रिंक्स है ना स्प्राइट और क्या क्या इसके अंदर, बड़ी भीग छोटी भीग क्या क्या है, ठीक है। चलो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast। अब देखो इस पर्पस के लिए भी कौन सी यूज करे अपन ने, सेम। फॉर दिस पर्पस द सेम yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called beverages yeast, यानी इसके लिए भी वही चीज यूज करे जो तुमने ब्रेड बनाने के लिए ब्रेवर्स यीस्ट बोले। हाँ, एक बेकर्स यीस्ट जो बेकरी में जो काम में है अपने, जो अपने को ब्रेड बनाने के लिए, वो बेकर्स यीस्ट। ये ब्रूअर्स यीस्ट यानी जो बेवरेजेस यानी मशरूबात अपनी, तो वो उसको यानी पीने की चीजें जो रहती शराब वगैरह ये है ना, ब्रेड बनाने की एग्जांपल में से जब बेकर्स स्टार यूज फॉर बेकर्स बोला तो फिर विस्की ब्रांड, बेकर्स बोला तो विस्की ब्रांडी नाम नहीं आएगा, बेकर्स बोला तो वो, ब्रूअर्स बोला तो ये दोनों भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि वो दोनों नाम ईस्ट के दो नाम है, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं उसको, बेकर्स ईस्ट। क्यों? क्योंकि वो ब्रेड बनाने के काम में भी आती है और साथ ही साथ शराब बनाने के भी काम में। नहीं देता है, ऐसा नहीं देता अपने जनरली, ऐसा घुमा नहीं देता। सीधी मालूम है ना तुम्हारे को, सीधी नाम मालूम है कि ईस्ट ही दोनों में काम में आती। अगर वो पूछ सकता कि ईस्ट कौन से काम में आती, तो ब्रेड भी बनाने के बोलना पड़ेगा। और ये भी हाँ, तो ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्रूअर्स ईस्ट एंड ब्रेकर्स ईस्ट। बेकर्स ब्रेकर नहीं, बेकर्स बेक करना, पकाना, ठीक है। एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। It is used for fermenting malted cereals and fruit juices। अब क्या करेंगे, जैसे शराब वगैरह बनाएंगे तो माल्टेड सीरियल्स, माल्टिंग एक प्रोसेस रहता है, इसमें सड़ाना बोल सकते हैं अपन उसको यानी जो देखो माल्टिंग का अपन देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। सीरियल्स यानी अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, जवारी सड़ा के बनाते ना, मैंने शराब जो बनाते उसमें जवारी सड़ाते जवारी का बहुत हो रहा था बोलते, तो अपनी जो देसी बनती है वही सड़ाते जवारी। और अगर विदेशी रही उसमें बंडी फैक्ट्री में तो कुछ जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, अंगूर का जूस, सेब का, आम का, डम का, जो सारी चीजें केमिकल्स डालेंगे उसमें। लेकिन जूस बोलने के बाद इतने जूस नहीं रहते, इतने सड़े रहते उसमें, कितने क्या पड़े रहते अपने को कुछ नहीं मालूम रहते, सिपलक पड़ी रहती है, क्या क्या फड़ के अगर खुले में चढ़ाते हो तो सोचना भी मन जूस है भाई, चलो जूस पीने से अच्छा ये मार लेंगे एक दो कैसे बोल के, ऐसा नहीं सोचना है। बटानी है फल्ली, मोट हाँ मोट। तो माल्टेशन क्या बोले देखो, टू लीव ग्रेन इन वाटर अंटिल इट स्टार्ट्स टू ग्रो एंड ड्राई इट टू यूज इन फ्लोर, यानी अल्कोहल बनाने में वगैरह यूज करना। देखो क्या करेंगे, रात भर भिगाना, पानी में से निकाल के फिर यूज करें। अगर देखो ऐसे नॉर्मल रख देंगे डब्बे में तो जवारी तो फिर डब्बे में रह रहे शराब बन जाती थी। शराब जवारी ला के रखे आटे के वास्ते पुण्य और वो शराब बन के निकाल रहे थे उसको, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल नहीं। उसको रात भर भिगाना पड़ता था, वो रात भर भिगाने के प्रोसेस को माल्टेशन बोलते हैं। रात भर भिगाने के बाद जो छोटे छोटे कोपल निकलती ना, कोपल सीरियल मतलब हाँ कोम निकलती, कोम सीरियल मतलब अनाज जो हाँ, सीरियल मतलब जवारी अनाज और चावल सीरियल बोलते हैं ना। बिल्कुल, गेहूं जवारी चावल सब आते उसके अंदर, ठीक है। और क्या चने भी, चने तो पल्सेस वो पल्सेस में आए थे, गेहूं जवारी ये आए उसके अंदर, चावल, ठीक है। चलो अब इधर, अब उधर मत जाओ ना, अभी तुम माल्टेशन की समझो। माल्टेशन बोलो तो क्या बोले मैंने, रात भर पानी में भिगाकर जब निकालेंगे उसको तो उसको माल्टेशन बोले। रात भर पानी में भिगाकर डायरेक्ट पानी समेत नहीं डालना है उसको, रात भर भिगोने की प्रोसेस को अपन माल्टेशन बोले, ठीक है ना। तो भीगे हुए सीड का इस्तेमाल कर और फ्रूट के जूसेस का इस्तेमाल करके क्या बनाई जाती है बोलो, बेवरेजेस। फ्रूट्स के जो जूस है
तो उनमें वो माइक्रोब्स डाल देते, फिर वो उनका फर्मेंटेशन करते, मतलब जूस का भी फर्मेंटेशन कर देते क्या? हाँ, जूस में देखो क्या है, फर्मेंटेशन करना बोले तो क्या होता है, मैंने बोला वो उबालना ना होगा। केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो उसमें मौजूद शुगर को देखो, मैं रिएक्शन लिख देता, पहले तुम रुको, खामोशी रहते, पहले मैं रिएक्शन लिख देता, तुम फिर बाद में बोलते। शुगर खा लेना, इथेनॉल प्रोड्यूस करना। जूस का फर्मेंटेशन कैसे? देखो शुगर है ना तुम्हारी, शुगर काय में रहती है, सीड में भी रहती है, फ्रूट में भी। इस शुगर को तुम इथेनॉल CH3, चलो अपन नॉल प्लस CO2 इसमें कन्वर्ट करने को बोलते हैं फर्मेंटेशन। शुगर है, अब शुगर जिसमें भी रहेंगे, तुमने शक्कर को उठा लिया ना, उसके अंदर भी डालेंगे तो वो भी सड़ जाएंगे, तो वो भी सारी चीज होने वाली है, ठीक है। तो शुगर ग्लाइकोलाइसिस, तो इथेनॉल प्लस CO2 अगर बना दिया उसने तो उसको क्या बोलेंगे तुम? फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। अब जो तुम्हारा जो फ्रूट है वो मीठा है ना, अंगूर मीठे रहते हैं ना, खट्टे रहते, थोड़े थोड़े खट्टे रहते, मीठे भी रहते ना वो, तो उसमें मौजूद जो शुगर रहती है उसका तुम फर्मेंटेशन कर देंगे, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसी को बोलेंगे फर्मेंटेशन। तो चाहे वो सीरियल की शुगर हो चाहे फ्रूट की शुगर हो। अब उसमें तुमको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन सा? देखो ये घी में भी शुगर रहती है नहीं है? हाँ बिल्कुल, मतलब ये जो तुमने जो शुगर जो बताया, हाँ वो अंगूर का जूस था, यानी फ्रूट का जूस था। हाँ फ्रूट जूस था। तुमने उसमें बैक्टीरिया कोई भी माइक्रोब डाले, फर्मेंटेशन से क्या होया कि वो इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल, इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोले फर्मेंटेशन हो गया। इथेनॉल यानी कि टॉडी में भी ऐसी करती वो है एक बेवरेजेस है ना, टॉडी में भी शुगर रहती है, टॉडी में भी ऐसा है क्या? मतलब शुगर को इथेनॉल में तोड़ दो और CO2 में तोड़ दो, CO2 भगा दो, इथेनॉल रख दो। अब देखो ये देखो, सुनो मेरी बात, क्या बोले अपने? वो तोड़ होता होगा ना जो माइक्रोब, हाँ माइक्रोब्स, बिल्कुल माइक्रोब्स। वो शुगर खा लेता होगा, वो सीक्रेट कर देता होगा ना। माल्टेड जूस कहाँ चले गया? इधर जो पुराना सिंदर कम करो। देखो ये वाले ये पॉइंट याद रखना दूंगा। माल्टेड सीरियल्स वगैरह जो है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस पूछ सकता है डायरेक्ट कि भाई जो अपनी जो ईस्ट है ना वो किसका इस्तेमाल करके जो बीवरेजेस बनाई जाती है, शराब वगैरह। अब जो देसी जो है वो बनाए जाएंगे सीरियल का इस्तेमाल करके, जवारी का, और जो विदेशी बनाए जाएंगे वो फ्रूट जूसेस का। वो भी इतने अच्छे नहीं बनाते, जब फ्रूट जूसेस बोल कर वो क्या घितले चाले करते, MCFJ वो अंगूर को पैर से कुचलते हैं और क्या क्या करते हो, बहुत घितले चलेगा। ठीक है चलो, माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, मतलब पूरी लाइन ही याद रखने की। माल्टेड इंस्टेंट याद रखो ना, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ तुमको। देखो, टू प्रोड्यूस इथेनॉल है, इथेनॉल। अब इनका बेवरेजेस बनना है, CO2 मकसद नहीं है, इथेनॉल मकसद है। क्या मकसद है? इथेनॉल। अब अपने देखिए इसमें तो इथेनॉल काम में आ जा रहा है, उसमें जो इथेनॉल जो उसमें CO2 था वो काम में आ रहा था, उसमें CO2 काम है, उसमें इथेनॉल उड़ जा रहा था। उड़ नहीं रहा था उसमें, लेकिन उतना बहुत ज्यादा नहीं था उसमें, कम था। इसमें इथेनॉल बहुत ज्यादा बनेगा ना, तो ये बहुत CO2 काम में आ जा रहा था। बिल्कुल। डू यू रिकलेक्ट, देखो डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन? अब तुमने 11वीं में पढ़ेंगे जब अपन ये रिएक्शन, जब समझ में आ जाएंगे कौन सी रिएक्शन है। ये जो भी लिखा था मैंने, शुगर से CO2 और इथेनॉल बनता, ये रिएक्शन है सिंपल, ठीक है। तो डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? हाँ मालूम है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। अब तुम जो चीज़ उठा रहे, तुमने अगर फॉर एग्जाम्पल जवारी उठा लिए तो उससे देसी बनने वाली है ना, अंगूर का जूस उठाए, सेब का, अनार का, ये सारी चीज़ों का जूस उठाए तो उससे क्या बनने वाली है? विदेशी अच्छी क्वालिटी की शराब बनने वाली है। मुँह में पानी तो नहीं आना अंगूर का जूस। हाँ, तो दो चीज़ बोले इन्होंने, जिस तरीके का तुम मटेरियल उठाएंगे उस तरीके की शराब बनेगी, सिंपल बात है। दो चीज़ों पे देखो, शराब का जो बनना है दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो तुम रॉ मटेरियल समझे ना, खाम माल, कच्चा माल। तो रॉ मटेरियल पे तो रॉ से आ रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है ना, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। और दूसरी चीज़ प्रोसीजर कौन सी यूज़ हो रही है। अब तुमने लिए टाका खोदे, गलाड़ा डाले उसके अंदर पूरा और बना रहे, तो अपनी देसी हो गई। लेकिन प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री खोले बड़ी वाली, उसके अंदर बनाना चालू करे, मशीन और ये और वो सारे, उसको पैर से कुचल रहे अंगूरों को और फिर बाद में निचोड़ रहे, तो वो कौन सी हो गई? वो इंग्लिश हो गई। समझ में आ रही है ना बात? तो दो चीज़ों पे, एक प्रोसीजर पे और दूसरा रॉ मटेरियल पे। कौन से बोला मैंने? देखो, हाँ रॉ मटेरियल एक है, देखो ये रॉ मटेरियल, ये भी पूछ सकता है नहीं? हाँ रॉ मटेरियल बोले, डिपेंडिंग रॉ मटेरियल, और दूसरा प्रोसीजर है ना, और दूसरा क्या बोले अपने? प्रोसीजर विद और विदाउट डिस्टिलेशन, प्रोसेसिंग है ना? प्रोसेसिंग, बिल्कुल। विद और प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन, ये प्रोसेसिंग, ये दो याद रखना कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक प्रोसीजर कौन सी इस्तेमाल करे और एक तुमने रॉ मटेरियल। अब देखो प्रोसीजर में दो चीज़ें आती है, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस, एक क्या है? डिस्टिलेशन, एक है विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन बोले तो देखो समझाता, सुनो गौर से सुनो, मैं समझाता तुमको। पहले क्वेश्चन पूछने के पहले जरा सुन लो, ठीक है। देखो डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे तुमने शराब बनाई, टाकी ली है बड़ी सी, देखो
क्या बोले इसको अपन, हाँ चलो, टाकी ले लिए बड़ी सी, इसमें सब गलाटा डाल दिए पूरा, जितना भी डालना है, जवारी वगैरह ये सब, अंगूर अंगूर सब डाले, और बस निचोड़े छाने उसको और दे दिए पिना के गलाटा। अब जो भी उसमें चिपलक गिरे, मकड़ियाँ, मूंगी वूंगी सब विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, बस छाने, जैसे सड़ाए तुमने उसको, सारी चीज़ों को सड़ा दिए खतरनाक तरीके से, सड़ा कर इसको छान लिए। विदाउट डिस्टिलेशन बोले तो वही बता रहा नेक्स्ट छन्नी से छान लिया इसको, और जो जो मिल गया तुमको लिक्विड, इसको बोल दिया तुमने देसी शराब। जैसे अपन शहद लाता नहीं, शहद को निचोड़ के दे बस 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 उस तरीके से। विदाउट डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, अगर उसके बगैर तुम शराब बनाते उसको बोलेंगे विदाउट डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन कौन सी प्रोसेस है बता रहा, सिंपल समझो। देखो साफ करना उसको बोलेंगे डिस्टिलेशन। नहीं बताता ना, सुनो ना। देखो तुमने क्या करेगा, नॉर्मल तरीके से एक कंटेनर लिए, ठीक है, एक कंटेनर लिए, उसमें सारा गलाटा भर दिया यहाँ पर, और गलाटे को सड़ने दिए, सड़ने के बाद उसको छान लिए, छानने के बाद में गिलास में भर के दे दिए बेवड़े बाड़ों को, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ये विदाउट डिस्टिलेशन हो गया। क्या हो गया, विदाउट डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस समझो, डिस्टिलेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होती है। क्या करते हैं हम, ये कंटेनर ये लेते हैं, सारी चीज़ सड़ाते वड़ाते सब करते, लेकिन सड़ाने के बाद में क्या करते हैं, ये जो है ना अपना, इसको गर्म करते। क्या करते हैं, इसको नीचे से गर्म करते। गर्म करने पे क्या होता है, यहाँ का जो मटेरियल है गलाटा वहीं रह जाता, अब छानने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, गलाटा वहीं रहेगा। एक ट्यूब लगाते हैं, ऐसी ट्यूब, एक ट्यूब लगाते, उसको दिखाता भी तुमको डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो ट्यूब लगाते, ट्यूब लगाकर यहाँ से भाप बन के वो गलाटा उड़ता है, जो पानी है ना, इस तरीके से पानी भाप बन के उड़ता, तो यहाँ पर जो मौजूद अल्कोहल रहती है ना, अल्कोहल वो भाप बन के, देखो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता, अल्कोहल जल्दी उबल जाते, क्योंकि तुमने पढ़े होंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम रहती है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा रहती है। तो जो पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका मेल्टिंग, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग नहीं बॉइलिंग, जो उबालने का जो टेम्परेचर रहता है वो 100 डिग्री पे आता है, अल्कोहल जल्दी उबल जाता, अल्कोहल। तो अल्कोहल पहले उड़ जाता, अल्कोहल पहले उड़ गया तो उस पूरे अल्कोहल को तुम इस कंटेनर में जमा कर लेते, इस कंटेनर में जमा कर लेते। उड़ जाता है, हाँ पहले उड़ जाता, बिल्कुल वेपर के फॉर्म में। तो वेपर को ठंडी कर लो, इधर जो वेपर है, इस तरीके से तुमने देखे होंगे भगोने के ऊपर तुमने अगर प्लेट रख दी तो नीचे पानी के ड्रॉप बन जाते, तो बस उस भाप को इधर लेकर जाओ और यहाँ पर ठंडी कर लो, ठंडी कर ली तो एकदम प्योर फॉर्म में तुमको अल्कोहल मिल जाएंगे, एकदम प्योर इथेनॉल मिलेगी। क्या मिलेगी, एकदम प्योर इथेनॉल मिलेगी। तो सभी कचरा ठंडा करने के वास्ते कुछ लगा, हाँ बिल्कुल, ठंडा करने के लिए मशीन वगैरह लगाएंगे। तो बस इसी सिस्टम का अगर यूज हुआ उसी को बोलेंगे अपन डिस्टिलेशन, है ना। डिस्टिलेशन बोलते एकदम छान के दे रहे, साफ करके छान की नहीं दे रहे, भाप के फॉर्म में उड़ाकर एकदम प्योर बना के दे, हाँ इवेपोरेट करें, उसमें कुछ पानी नहीं रहेगा, उसमें कुछ दूसरी चीजें नहीं रहेगी। वाटर भी करके उसको डिस्टिलेशन ठंडा कर रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ओ जब वाटर डिस्टिलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल वाटर का डिस्टिलेशन कर सकते हैं ना, वाटर का। अब करने की जरूरत कहाँ पड़ती है, दो लिक्विड है उनको अलग अलग करना है तो फिर करो ना। ये तुमने दो चीज़ें, एक दूध ले ली, एक पानी ले लिया, अब तुमको पता चलो मैं दूध का पानी अलग करके दिखाऊँ, मैंने एक लीटर दूध लिया, उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया, अब तुमको मैंने वो दे दिया टास्क कि चलो मेरे को दूध में का पानी अलग करके दिखाओ। तुमने केमिस्ट्री का दिमाग लगाया, अच्छा कोई बात नहीं, दूध को गर्म करना चालू करे, गर्म करो करो करो, जो पानी उड़ गया वो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, पानी का उड़ जाना और दूध का प्योर हो जाना। पानी उड़ेगा नहीं क्या, देखो ना दूध तो पानी को अपन अलग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दूध का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, दूध का फिर दूध का, हाँ तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से दो लिक्विड को अलग करने की जो प्रोसेस रहती है ना, वो डिस्टिलेशन की मदद से करते हैं। तो दूध को बॉईल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, पानी जल्दी उबल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ना, दूध जो है ना गाढ़ा हो जाएगा, तो पानी उड़ता चल जाएगा, पानी उड़ेगा ना, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रहता है। दूध भाप में कन्वर्ट नहीं होता, पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता, समझे ना। पानी क्योंकि भाप में कन्वर्ट होता, दूध भाप में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए पानी उड़ जाएगा, दूध जैसे कि वैसे रह जाएगा, बन जाता। हाँ वो जो भी बनता है उसका खवा व कालागन, वो सारी चीजें, हाँ बिल्कुल। पानी का भी बनना चाहिए, लेकिन पानी उड़ जाता है, वो लिक्विड है ना। तो यहाँ पर 2 लिक्विड है तुम्हारे पास, एक पानी है और एक शराब है, ठीक है ना, जो इथेनॉल है। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रहता है, वो जल्दी भाप बन के उड़ जाता, और जो पानी रहता वो नीचे ही बैठे रह जाता, तो इसलिए तुमको प्योर वाले इथेनॉल मिल जाती है। प्रोसीजर जो रहेगा तुम्हारा, एक डिस्टिलेशन के जरिए रहेगा और एक विदाउट डिस्टिलेशन रहेगा, ये प्रोसीजर रहेगा। और दूसरी क्या चीज़ है, बस ये है, एक तुम्हारा रॉ मटेरियल, तुमने जैसा मटेरियल लिए, अगर तुमने फ्रूट जूसेस लिए तो तुम्हारी वो बनने वाली है विस्की ब्रांडी रम, और अगर तुमने ये ले लिया अपना सीरियल्स वगैरह, उसमें दोनों भी यूज़ करते हो, जिस तरीके का तुम मटेरियल लेंगे उस तरीके की तुमको शराब मिलेगी, है ना। सिर्फ फ्रूट जूसेस लिए तो बहुत उम्दा तरीके, रॉ मटेरियल में ये जैसा तुमने ये बताया, सीरियल्स और फ्रूट जूसेस दोनों आ गए, रॉ मटेरियल्स में आ गया ना, उस हिसाब से तुम्हारी शराब आया समझ में। आप देखो ये चार्ट बना दिया अपने, फ्लो चार्ट। क्या बोले कि देखो ये जो बेवरेजेस बनेंगी ना,
उसकी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक प्रोसीजर पे, एक रॉ मटेरियल के ऊपर, है ना। तो वो काय पे डिपेंड करेगा, एक प्रोसीजर पे, एक प्रोसीजर पे डिपेंड किया, एक रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं, जैसे अपन ने बोले पूरी लिस्ट एक एक, अगर तुमको अगर फॉर एग्जांपल कोई बनाना, जैसे विस्की बनाना, तो विस्की की पूरी लिस्ट लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा नहीं रहता कि भाई ये बस इतना उठा लिया, सीरियल्स उठा लिया, बना लिया, है ना। सब इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बनाना पड़ता है, तो पूरी लिस्ट लिखना पड़ेगा। तो अपने को ये नहीं दिया हुआ है कि कौन से रॉ मटेरियल से कौन सी शराब बनेगी, अपने को क्या दिया हुआ है कि कुछ शराब विदाउट डिस्टिलेशन बनती है और कुछ डिस्टिलेशन बनती है। जैसे अपने जितने भी जो अंग्रेजी शराब है ना, वो सारी डिस्टिलेशन से बनती है, और जितनी भी अपनी देसी है वो सारे विदाउट डिस्टिलेशन। तो देसी कौन सी रहती है, विस्की ब्रांडी रम में, वाइन विस्की ब्रांडी रम में कौन सी रहेंगी, विस्की ब्रांडी रम ये रहेंगी, वाइन 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 रहेंगी ना अपने यहाँ, वाइन और बियर, वाइन और बियर ये दोनों देसी रहेंगी। देखो सुनो, अब वही रही देखो सुनो इधर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर यूज फर्मेंटेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स आर ऑब्टेन, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। बिल्कुल सही बोला उसने, वाइन एंड बियर कौन से बोलो, वाइन एंड बियर। बस ये शादी, देखो तुमने बियर वाइन बार सुने, अपने यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, है ना, ज्यादा पाइपास से वाइन बार, बियर बार, बियर बार सुने ना, वाइन बार, बियर बार। तो जो अपने यहाँ रहते हैं इसका मतलब वो देसी हो गए, देसी अपने विस्की तो ब्रांड। जिस तरीके जो भी बार रहती है अपने यहाँ, जैसे एक वाइन बार रहती है अपने यहाँ, एक बियर बार रहती है, तो ये दोनों क्या होगी विदाउट डिस्टिलेशन वाले। और जो बार अपने यहाँ नहीं रहती, जैसे विस्की की बार देखी सुनी, विस्की बार, ब्रांडी बार, रम बार नहीं बने, सही सुने। तो इसका ये भी एक टाइम क्या अल्कोहल है क्या? हाँ बिल्कुल, अल्कोहल तो हिच नहीं है, मतलब शराब तो है ही, ये अंग्रेजी शराब है, सिंपल। चलो तो तुम क्या करेंगे, विस्की, वाइन एंड बियर, ये तो क्या है ये डिस्टिलेशन से बने, विदाउट डिस्टिलेशन से बने, बिल्कुल क्या बने, विदाउट डिस्टिलेशन। और अगर तुमको बोला जाए फॉर एग्जांपल, और कौन सी पढ़े बने, विस्की ब्रांडी रम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। हाँ, और क्या पढ़े, विस्की ब्रांडी रम, है ना। विस्की ब्रांडी रम कैसे बनी रहेंगी, विस्की ब्रांडी एंड रम बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। देखो विस्की ब्रांडी एंड रम, ये तीन कैसे, डिस्टिलेशन से, यानी प्रोसीजर होंगे, बताया ना डिस्टिलेशन क्या है, समझ में डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है चलो। हाँ, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। अब देखो फर्मेंटेड ब्रॉथ की मीनिंग देखते हैं इतना ही ना ब्रो, तो याद। हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो सिंपल अगर इसका मतलब देखे तो अपन क्या बोल रहे हो कि फर्मेंटेड ब्रोथ जो भी रहेगा ना, शोरबा, उसको मीनिंग क्या दिया उसने उर्दू में, शोरबा दे दिया। उसका मतलब क्या दिया, उसका ब्रोथ का मतलब शोरबा कोरमा मत ले लेना उसका मतलब, है ना। यानी वो जो भी गलाटा है, वो जितना भी रॉ मटेरियल जो भी था, उसका तुम जब फर्मेंटेशन करेंगे और साथ में डिस्टिलेशन कर देंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, फिर विस्की ब्रांडी रम मिल जाएंगी। द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन द फिगर। अब ये फोटोग्राफ दिए अपने को फर्मेंटेशन प्लांट के, देखो ये यहाँ सब बन रहा है ना, ये गलाटा डाल दिए पूरे हमने इसके अंदर, जितना भी रॉ मटेरियल था सब कुछ डाल दिए, अब वो सड़ रहा है इसके अंदर। इसमें देवा है ना, उसमें ये भी देखो यहाँ पर सड़ रहा है, निकाल रहे पाइप भी हैं, दिख रहा है उसके। बिल्कुल पाइप वगैरह दिए हुए, इसमें क्या क्या डालते क्या मतलब इसमें गलाटा। चलो समझ में आ गया पूरा, है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, ये तुमको पूछ सकता कि कौन सी बेवरेजेस विदाउट डिस्टिलेशन बनती है और कौन सी विथ डिस्टिलेशन बनती है। तो डिस्टिलेशन के जरिए अंग्रेजी बनेगी विस्की ब्रांडी रम, और विदाउट डिस्टिलेशन बियर एंड वाइन। अब आ जाओ एंटीबायोटिक्स। अब ये ना तुम रॉ मटेरियल बोल रहे, हाँ, है नहीं रॉ, उसके ऊपर टेंशन मत लो, तुमको मैंने एक सवाल याद रखो बस, इसका सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट एक ही सवाल है इसका, उसके अलावा नहीं आएगा। ये क्या बोला मैंने कि विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी बन सकती, विथ डिस्टिलेशन कौन सी बन सकती, और बहुत ही हो गया तो क्या पूछ सकता है क्या शराब बनाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करते, माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस, माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। रॉ मटेरियल में ये आ रहा है ना, रॉ मटेरियल के अंदर दो ही आते हैं ना, माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। माल्टेड बोले तो भीगे हुए अनाज, भीगा हुआ अनाज, और फ्रूट का जूस। क्या बात है। चलो, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन हुआ बोलते ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। हाँ, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century and have great, हाँ बिल्कुल सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना, have greatly contributed। अब इसका बहुत बड़ा अहम क्या है, कंट्रीब्यूशन है ना, योगदान है। चलो ठीक है, contributed towards the welfare of human society, हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, ह्यूमन के माशरे को। ठीक है, अब ये कोई लाइन याद करने की नहीं, कही ये रट्टे बटे एंटीबायोटिक 20 कोई नॉर्मल है। ठीक है, चलो
एंटी इज अ ग्रीक वर्ड. एंटी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है ना. एंटी मतलब ग्रीक वर्ड है. वुड वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट. एंटी मीन्स अगेंस्ट है ना. एंटी बोलते हैं ना, एंटी नेशन और ये वो सारी चीजें यूज करते हैं ना. जो ये अपने एंटी है तो ये कौन एंटी? एंटी नहीं, एंटी है एंटी. ये हाँ वो एंटी. आंटी हाँ एयू है वो. हाँ एयू है, ये एंटी एन है. है. एन है. तो ये ग्रीक का वर्ड है, वो अपना इंग्लिश वर्ड है. ठीक है चलो. हाँ, ये. ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ. टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ. अब देखो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ, जिंदगी के खिलाफ. लेकिन कौन सी जिंदगी? अपनी जिंदगी के खिलाफ नहीं, माइक्रोब्स की जिंदगी के खिलाफ बनाई हुई दवाइयों क्या बोलते हैं अपन? एंटीबायोटिक्स. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ. तो मतलब ये तो फिर अपने माइक्रोब से प्रोड्यूस कर रही है तो एंटीबायोटिक. माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब्स को मार डालते हैं. तो असल में क्या होता है? कुछ माइक्रोब्स ऐसा नहीं कि अपने अपने को मार लेंगे, ऐसा नहीं होता. कुछ माइक्रोब्स अदर माइक्रोब्स से बचने के लिए कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हैं जिसको एज अ एंटीबायोटिक्स यूज करते फॉर हैं. एग्जांपल वैक्सीन. अब अपने ले लिए तो फिर अपने को अब वो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में उसको अपन सब पढ़ने वाले हैं, उसको डिटेल में पढ़ने वाले, उसको उधर में चल जाओ. यहाँ पर ध्यान दो. ठीक है चलो. टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. किसके अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अपनी लाइफ के खिलाफ नहीं बोल रहे हो. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट, उनकी जिंदगी को तबाह करने वाले. एंटीबायोटिक्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जिंदगी के खिलाफ, उनके जो जिंदगी के डिसीज अगेंस्ट क्रिएट करते उनको मारने वाले. अगर अपन ने खा लिए तो हाँ बिल्कुल. नहीं बस अब उन्हें खाए तो जरूरी नहीं है. अगर तुमने उसके ऊपर भी डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया ग्रो करा था, तुमने एंटीबायोटिक डाल दिया तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, उनकी वो मर जाएंगे. देखो वेयर एज विथ रेफरेंस टू ह्यूमन, जबकि ह्यूमन के रिस्पेक्ट में ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ. वो क्या है? लाइफ को बचाने वाले. उनके रिस्पेक्ट में लाइफ के अगेंस्ट है, अपनी लिस्ट में लाइफ के बचाने वाले, शुरुआत करने वाले, प्रो लाइफ. एंड नॉट अगेंस्ट नहीं है, उलट नहीं है अपनी लाइफ के, अपनी लाइफ के प्रो है, शुरुआत कराने वाले, हमारी लाइफ को बढ़ाने वाले. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. अब एंटीबायोटिक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, कोई बैक्टीरिया नहीं रहता, वो कोई फंगस नहीं रहती, वो क्या रहते? एक केमिकल्स. हाँ, जो क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, फंगस प्रोड्यूस करती है ना. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर. तो बैक्टीरिया ने बैक्टीरिया को मारने के लिए, फिर फंगस ने किसी दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए जो केमिकल बनाया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. और किल कर देंगी किसको? किल अदर को, दूसरे को. और रिटार्ड बोले तो उसकी ग्रोथ को रोक देना. हाँ, रिटार्ड, ग्रो नहीं करनी. रिटार्ड. तो एंटीबायोटिक दो तरीके की आती है. एक एंटीबायोटिक जो आती है ना, वो दो तरीके की आती है. एक तो क्या करती है? वो खत्म कर देती है, ग्रोथ मारी डालती है, या फिर वो ग्रोथ नहीं होने, बढ़ने नहीं देती, ऐसी आती है. वो केमिस्ट्री में था, आपने को वो टॉपिक डिलीट हो गया. चलो. एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. चल हो गया बात. अब यहाँ पर अभी यहाँ तक कि कुछ भी इंपॉर्टेंट है ना, बस कुछ भी नहीं, इसमें कुछ याद ही रखना नहीं है. तुमने सिर्फ समझे एंटीबायोटिक काय को बोलते हो, तो तुमको पहले मालूम था. हाँ, एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ. एंटीबायोटिक को तुम खुद बैक्टीरिया समझते हो कभी कभी कि बैक्टीरिया ही रहता करके हो, लेकिन क्या रहता है एक्चुअल में? केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं. लेकिन वो एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया को मारने के लिए, फिर कोई फंगस दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? वो एंटीबायोटिक्स. हाँ, तो वो खुद मार दे रहा ना, वो खुद मार दे रहा, खुद नहीं मारेगा, ये कुछ चीज रिलीज करेगा. वो बैक्टीरियोफेज किस तरीके से मारता है उसको अपन बाद में देखने वाले, उसकी पूरी लाइफ पढ़ने वाले. वो जो बैक्टीरियोफेज देखिए अपन ने, वो डायरेक्ट बैक्टीरियोफेज मतलब जो वो वायरस है, वो वायरस है. इसमें कैसा? इसमें डायरेक्ट बैक्टीरिया मार, इनडायरेक्टली मार रहा ना, कोई चीज बना रहा है जैसे पॉइजन वगैरह, केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है. हाँ, यानी समझ लो वो तुम बोल सकते बैक्टीरिया फिर वायरसेस के लिए, सॉरी, बैक्टीरिया और फंगस क्या करेंगे? कुछ पॉइजन क्रिएट करेंगे जिससे एक दूसरे को मारेंगे. सिंपल. तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. चलो. यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. सुने ना? पेनिसिलिन नोटाटम. पेनिसिलिन नोटाटम वो फंगस का नाम है. ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है. हाँ, अपन अपने फैमिली के वास्ते वाले यूज करते हैं. फेमिलियर, तुम इससे फैमिली की यूज करते नहीं, इसका मतलब फेमिलियर है, तुम इससे मुतारिफ है, जानते हैं उसको. तुम पहचानते हैं इसको, फेमिलियर है, पहचानते हैं तुम उसको. तो यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. क्या है वो? पेनिसिलिन. डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. पेनिसिलिन ही वो सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर्ड हुई थी. अब देखो किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गौर से सुनना. एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी. अब ऐसा सोच ही नहीं थे साइंटिस्ट ने कि चलो सालू का आज पेनिसिलिन डिस्कवर कर लेते, ऐसा कुछ सोच देगा उन्होंने? नहीं. एक्चुअल में जितनी भी डिस्कवरीज हुई ना, वो बाई चांस थी कि भाई
कुछ कर रहे थे, हो कुछ गए, समझे ना। कराए ले गए काय पढ़ते वाले पाए वैसा नहीं होता यहाँ पर, कुछ दूसरा करने गए थे, कुछ दूसरी चीज़ निकल कर आ गई थी। चलो तो देखो क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर भी होता है। हाँ तो वो बहुत है, सिकंदर वो नहीं, अपने को वो नहीं लेना, अपने क्या ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन सैकरो क्या है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। अब देखो किस पर काम कर रहे थे वो, स्टेफाइलोकोकाई, काय पर काम कर रहे थे वो, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। वंस डिस्कवर्ड अ माउल्ड ग्रोइंग, ऑब्जर्व्ड अ माउल्ड ग्रोइंग इन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर। उन्होंने क्या देखे कि देखो स्टेफाइलोकोका पे वो खुद वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा एक मरतबा, उन्होंने ऑब्जर्व किए अ माउल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर। अभी क्या रख देते ना, अब प्लेट पे कोई काम करे तो मैं पेट्री डिश देखे, हाँ पेट्री डिश देखे ना, हाँ पीछे ये बस ये, हाँ तो इस तरीके से कोई डिश पे वो काम कर रहे थे। अब उन्होंने कुछ को पकड़ धुली भी रख दिए, इसका मतलब उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ था, उसमें सारी चीजें थी, न्यूट्रिएंट वगैरह सारी चीजें थी। तो अब जैसा देखे ना ब्रेड पर फंगस उड़ जाती है, वैसा बस वही ये बोले तो माउल्ड बोले तो फंगस, हाँ हो गया। माउल्ड बोले तो फंगस, ब्रेड माउल्ड वो थी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बस उस तरीके से। वंस ऑब्जर्व अ माउल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। तो जहाँ पर वो माउल्ड बना था, जहाँ पर वो फंगस आई थी, वहाँ पर तुम स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो नहीं होने दे रही थी। जहाँ पर वो थी वहाँ पर जो देखो उन्होंने क्या करे, पेट्री डिश ली, उसमें वो स्टेफाइलोकोकाई ग्रो करा रहे थे, हाँ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे, ठीक है। अब जहाँ अब उन्होंने फॉर एग्जाम्पल देखो चलो प्लेट नहीं धोई, डिश नहीं धोई, अपन ले लेते, ये प्लेट 2-3 प्लेट ले ली उन्होंने ऐसा, ठीक है ऐसा ये प्लेट ले लिए। अब इसमें सब में क्या कर रहे थे वो, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे। चलो मान लो अपन कि भाई ये अपना ग्रीन कलर में बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्रो करा रहे थे, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो कर यहाँ पर। अब साफ प्लेट थी तो आसानी से ग्रो कर गया है ना, यहाँ पर भी ग्रो कर दिया आसानी से। देखो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है यहाँ पर, ये पूरी वो बन रही है उसकी। अब एक प्लेट थी जो अनवॉश्ड, यानी उसमें सारा कल्चर मीडियम बोलते हैं ना इसको, अनवॉश्ड मतलब क्या है, वो धोई भी नहीं है, धोई भी नहीं थी, इसका मतलब उसमें सारा गंदगी क्या, गंदगी मैटर नहीं है, गंदगी नहीं, जो अपन ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं ना ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया को, वो सब था वहाँ पर। जैसे ब्रेड के ऊपर क्यों ग्रो कर जाती है अपनी फंगस, ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसीलिए एक प्लेट ऐसी थी जिसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर था। तो जहाँ पर उसमें क्या हुआ था, उस पर क्या हुआ था देखो, उस पर ये माउल्ड बनना चालू हो गई थी, ये देखो ये माउल्ड बनना चालू हो गई थी यहाँ पर। अब जहाँ जहाँ माउल्ड ग्रो करी थी वहाँ पर क्या कर रही थी वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही थी, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे, बस ये बात है। देखो यहाँ माउल्ड बनी ना फॉर एग्जांपल, ये माउल्ड बनी, तो इस माउल्ड की जगह पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसके आजू बाजू, हाँ उसके दूर दूर ग्रो कर लेगा, यहाँ ग्रो कर लेगा, लेकिन जहाँ माउल्ड बनी वहाँ पर ग्रो नहीं करने दे रही। इसका मतलब वहाँ पर उसकी ग्रोथ को रोक दे रही थी, मार डाल रही थी उसको, सिंपल। यहाँ पर पूरी प्लेट में ग्रो कर रहा था आसानी से, हर जगह, ऐसा नहीं कि वो दूर दूर ही ग्रो करते हैं, अराउंड में नहीं हो रहा, अराउंड में भी नहीं हो रहा बोलते, हाँ उसके दूर दूर तक ही उसको ग्रो नहीं करने दी, पूरा ऐसा वो बना दी थी उसने, ऑर्गेनिक मैटर, हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर नहीं, सर्कल बना ली थी, हाँ। जैसे अब देखो protection। इस पे अगर तुम डायरेक्ट बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा। सिंपल बोले तो प्रोसेस समझा क्या बोलूं। देखो अपन क्या बोले, जो साफ प्लेट थी ना, देखो 3 प्लेट ले लिए अपन, क्या लिए 3 प्लेट लिए, पहली प्लेट, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है, ये 3 प्लेट लिए अपन ने, 3 प्लेट ले लिए अपन ने, ठीक है। चलो ये 3 प्लेट लिए। अब जो पहली 2 प्लेटें थी ना उसके अंदर क्या करे, यहाँ पर फुल बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, हाँ चलो ऐसा मान लेते छोटे छोटे बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकाई के, हाँ स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है। ये साफ प्लेट थी एकदम धोई धाई, यहाँ पर फुल बैक्टीरिया ग्रो, कल्चर बोले ना उन्होंने, तो सुनो पहले, ये साफ प्लेट पे ग्रो कर रहा था, साफ प्लेट पे क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। चलो साफ प्लेट पे ग्रो कर दिया, उसके बाद में देखो यहाँ पर भी ये भी साफ प्लेट थी, इस पर भी ग्रो कर रहा था बैक्टीरिया। चलो वही बनाते ना जो बनाए थे, देखो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था आसानी से, ठीक है, ये बैक्टीरिया था, ये ग्रो कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक जो प्लेट थी ना वो थोड़ी सी गंदी थी, अनवॉश्ड थी, अनवॉश्ड मान लेते उसको, ठीक है, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। तो अपन ये मान लो कि भाई यहाँ पर गंदी थी बोले तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ था, है ना, इन्होंने साफ प्लेट नहीं लिए थे, साफ प्लेट पे ग्रो नहीं करा रहे थे। अब जो भी रहता है, जहाँ पर भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ रहता है वहाँ कौन उग जाती है अपनी फंगस उड़ गई, उग गई थी ना, तो यहाँ पर तुम मान लो ऑर्गेनिक मैटर तो थोड़ा खाने वाला टाइप है, हाँ फ्योरेबल एनवायरनमेंट, जैसे शुगर डालते हैं अपन उसके अंदर, कुछ ग्लूकोज डालते हैं, थाली से डालते हैं ना, कल्चर मीडियम बनाते हैं ना वो, हाँ उसमें न्यूट्रिशन कल्चर रहेगा, न्यूट्रिशियस मीडियम। तो यहाँ पर वो फंगस ग्रो कर गई, देखो यहाँ फंगस ग्रो कर गई, जो खराब प्लेट थी उसके ऊपर क्या हो गया, फंगस ग्रो कर गई। अब जहाँ फंगस ग्रो करी थी तो वहाँ पर ये वाला जो बैक्टीरिया अपना ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ किया क्या मर गया, ग्रोथ किया क्या मर गया, देखो ये ग्रो किया मर गया फटाफट जल्दी,
तो क्यों मर जा रहा था वो? क्योंकि वहाँ पर ये फंगस ग्रो कर गई थी। ग्रो नहीं होने दे फंगस उसको मार डाल रही होंगी ना, कुछ रिलीज फंगस करके केमिकल बिल्कुल प्रोड्यूस बिल्कुल करके मार दे रही तो होंगी। बस वही जो केमिकल प्रोड्यूस करी थी ना फंगस, उसी का नाम पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और जो फंगस थी उसका नाम पेनिसिलियम मतलब नोटाटम। इन्होंने निकाले थे कि फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब वो देखते हैं किसने निकाले थे, क्या कर रहे थे। अब देखो अपन पढ़ने वाले हैं ना तो समझ में आएगा। केमिकल रिलीज करी उसको पेनिसिलिन बोलते क्या? हाँ अब देखो एक मतलब डबल पढ़ा, तुम गौर से सुनो बस। अब देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन अ स्टेफाइलोकोकाई वंस ऑब्जर्व अ माउल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर। उन्होंने क्या देखे, वो ग्रो कर रहे थे तो एक उन्होंने प्लेट पे देखे कि वो माउल्ड ग्रो कर रही है। अनवॉश कल्चर था तो इसलिए माउल्ड वहाँ ग्रो कर रही थी, और वहाँ पर जब माउल्ड ग्रो कर गई तो वहाँ पर तुम्हारा जो बैक्टीरिया ग्रो करना चाहते थे वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो ये बोले उन्होंने, ठीक है। जिस प्लेट पे माउल्ड ग्रो कर गई थी वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। Alexander Fleming, while working on Staphylococci, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. उसके आजू बाजू भी नहीं ग्रो करा, यानी उस प्लेट पे ग्रो ही नहीं कर पा रहा। सिंपल मान लो, ठीक है। Found out that it was due to chemical produced by the mold and he named it penicillin. उन्होंने देखे थे ऐसा क्यों हो रहा था, तो उन्होंने बोले कि ये एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है तुम्हारी फंगस, है ना, तो उस वजह से ऐसा हो रहा कि उसके ऊपर वो पेट्री डिश पर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा, और उस केमिकल को उन्होंने नाम रख दिया पेनिसिलिन। क्यों? आफ्टर द माउल्ड पेनिसिलियम नोटाटम, क्योंकि उस माउल्ड का नाम पेनिसिलियम नोटाटम रखे और इसका नाम फिर पेनिसिलिन रख दिए। देखो उस फंगस का नाम क्या था? फंगस बोल रहे हो? हाँ माउल्ड बोले तो फंगस। माउल्ड ना हम तो वो जो भी रेड माउल्ड नहीं, माउल्ड बोले तो फंगस, माउल्ड बोले तो फंगस। इन जनरल जैसा अपन हाँ। इंसान को ह्यूमन बीइंग बोल रहे, बस उसको माउल्ड बोल रहे। फंगस के फंगस बोल फंगस रहे। बोल हाँ। तो माउल्ड का नाम था पेनिसिलिन नोटाटम, इसलिए उसको मारने वाली जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था फंगस, उसको बोलते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन उन्होंने नाम रखे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही वो नाम माउल्ड का नाम पेनिसिलियम रख दिए थे, पेनिसिलियम नोटाटम रखे थे, और उस केमिकल का भी नाम उन्होंने रखे थे पेनिसिलिन। फंगस का नाम रखने के बाद में रखे थे, पहले फंगस का नाम रखे पेनिसिलियम नोटाटम, उसके बाद में उस केमिकल का नाम रख दिया पेनिसिलिन, तो फिर वही मशहूर हो गया फिर फंगस का पेनिसिलिन। नाम भी इन्होंने रखे थे। बिल्कुल, तो पहले नोटाटम रखे क्या पहले पेनिसिलिन रखे? पहले फंगस का नाम बोला ना उसने, आफ्टर द माउल्ड पेनिसिलियम नोटाटम, यानी पेनिसिलिन जो नाम रखे उन्होंने फंगस का नाम रखने के बाद में रखे। हाँ जो माउल्ड थी उसका नाम उन्होंने पहले रखे पेनिसिलिन नोटाटम। हाँ उसके बाद में पेनिसिलिन बोले, वो सब्सटेंस जो रिलीज कर रहा था उसको। तो ये ऐसा पूछ सकता क्या? नहीं ना यार, ये सब चीजें हैं, तो जैसा पूछ सकता, और तुम क्या रखना पड़ेगा, वो क्या पूछेगा कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की अलेक्जेंडर थी? फ्लेमिंग। हाँ, और क्या पूछेगा कौन से बैक्टीरिया की वो डिस्कवरी कर रहे थे, कौन से बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, ये पूछने का क्वेश्चन है। ये पूछने का नहीं कि भाई पहले उन्होंने ये नाम रखे थे, ये पूछेगा नहीं। क्या पूछेगा, कौन सा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एक्चुअली वो डिस्कवरी कर, क्योंकि ये भूल जाएंगे। तो इतना बोलो कि जो उसके बाद तो रख दिया इन्होंने नाम पेनिसिलिन। हाँ। ये जो माउल्ड है पेनिसिलियम नोटाटम, तो वो माउल्ड को पेनिसिलियम नोटाटम नाम पहले से था कि इन्होंने दी? इन्होंने दी माउल्ड को भी नाम इन्होंने दिया। हाँ बिल्कुल, अपने को ये मान के चलना है, ठीक है। अकॉर्डिंग क्या बोले उन्हें, क्योंकि उसने क्या बोला कि माउल्ड एंड ही नेम्ड पेनिसिलिन आफ्टर द माउल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। माउल्ड पहले पेनिसिलियम नोटाटम का नाम रखे पेनिसिलियम नोटाटम, क्योंकि इन्होंने देखे थे ना वो माउल्ड को, पहले से ग्रो रही थी वो, तो पहले पहचानते थे अरे वो पेनिसिलियम है करके अपनी। वो पहली मरतबा फंगस को भी इन्होंने ही देखे थे, उसका भी नाम इन्होंने रखे, और उस जो एंटीबायोटिक है ना उसका भी नाम इन्होंने ही रखे। लेकिन अपने लिए क्वेश्चन का मैटर नहीं है, अपने लिए क्या पूछेगा कि वो साइंटिस्ट किस चीज पर काम कर रहे थे, तुमको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं पूछ सकता, बड़े बड़े पॉइंट छोड़ के इतने छोटे छोटे ये फालतू काम पूछेगा, नहीं वो बताओ मेरे को जो उन्होंने पहले क्या नाम रखा। अरे उतना साफ उसने क्लियर कट किया ही नहीं, तो वो क्या को पूछेगा। और ये भी नहीं पूछ सकते तुम, मुझे बताओ पेनिसिलिन किस, पूरे सारे दुनिया को मालूम है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, नाम अलेक्जेंडर का नाम वहाँ पर तुमको याद है, तो उसने दिए थे करके। तो पूछने की जो चीज़ है वो क्या है, वो कौन से बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, जो दुनिया को मालूम नहीं है। दुनिया क्या समझती उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, उन्होंने बस हाथ पकड़ के निकाल देते आज एंटीबायोटिक निकालते करके ना, ऐसा था एक्चुअल में नहीं। वो बैक्टीरिया पर कोई दूसरे बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, लेकिन उनको मिल गई थी वहाँ पर क्या अपनी पेनिसिलिन। वो बैक्टीरिया का नाम याद रखो, स्टेफाइलोकोकाई। ये दिया ना यहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई, ये याद रखो तुम, स्टेफाइलोकोकाई दिख रहा है, स्टेफाइलोकोकाई ये इंपॉर्टेंट है। स्टेफाइलोकोकाई यहाँ पर भी दिया है। इट्स फुल पोटेंशियल। एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर करा था। एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गई थी, इन्होंने करना है का कोई एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गई थी उनसे। वो दूसरे कुछ कर रहे थे तो इधर होगा। स्टेफाइलोकोकाई याद रखना तुम, किस तरीके से याद स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइल ऐसा समझो कुछ फाइल बना रहे होंगे वो है ना, स्टे बोले तो रुकना, फाइल बोले तो फाइल है ना, तो कोई फाइल बना रहे होंगे वो। नहीं कुछ लोगों को डायरेक्ट याद नहीं रहता, अभी तुमको याद आ जाएगा डायरेक्ट। तुमको इतनी सारी चीज़ें भूल जा रहे तुम, तो फिर तुम डायरेक्ट याद कैसा बोल सकते।
अगर तुम इतनी सारी चीजें भूल जा रहे हैं पीछे के सबक, तो फिर डायरेक्ट याद रखने का कैसा बोल सकते हैं डायरेक्ट याद करो? अभी नहीं याद रखना है उसको, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। या तो कोई भी कर लेंगे, स्टे फाइल को क्या है, स्टे फाइल को क्या हो गया, हमेशा क्या याद रखेंगे कैसा कि अभी दिमाग में कैसा आएगा? स्टे मतलब इसलिए नहीं रुकना, फाइल मतलब फाइल, कोका तो गोल गोल बैक्टीरिया था, है ना? तो वो कुछ फाइल बना रहे हैं बैक्टीरिया की, उसका नाम क्या था? स्टे फाइल। देखो क्योंकि इंग्लिश नाम रहते ना, जो चीज़ तुमको पहले से याद है, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई तुम शादी में बने थे साला पुलाव के बदले कोरमा मांडा बन गया, तो तुम भूलेंगे नहीं। अरे तुम्हारे को मालूम है ना, कोरमा मांडा पुलाव जो भी सारी चीज़ें अपन कहते पुलाव खाने के लिए, पहले से सुनते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो जो फेमिलियर चीज़ें रहती है ना, वो जल्दी याद होती और देर तक याद भी रहती, समझे भाई? पेनिसिलिन फैमिलियर है। हाँ, वो भूलेगा नहीं। उसके लिए बताया कि मैं पेन के लिए ऐसा याद रखो, पेंसिल ने ऐसा नहीं कुछ बताया। स्टे फाइल को क्योंकि ये पूछने का क्वेश्चन है, तो जहाँ पूछने का क्वेश्चन है वहाँ बताना जरूरी है अपने को, ठीक है? तो स्टे यानी रुकना, फाइलो यानी फाइल याद रखो, जो अपन कोका यानी वो को, देखे थे एक वो फंगी, हाँ पेनिसिलिन, वो एंटीबायोटिक, ये तो है पेनिसिलिन। वही है क्या? वो अपन ने मैक्रो उसमें देखे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पेनिसिलिन। हाँ वही फंगस है, नहीं वही से क्या? पेनिसिलियम नोटाटम वही तो फंगस है, बिल्कुल। चलो, हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। अब उसका फुल पोटेंशियल यानी यूज किस तरीके से करें, क्षमता। उन्होंने तो इतना बोल दिए थे। उन्होंने क्या बोले? बैटरी प्लेट पे, जिस प्लेट पर अपनी एंटीबायोटिक है उस प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। बैटरी प्लेट, हाँ बैटरी प्लेट, बैटरी डिश जो बोलते हैं ना उसको, जो प्लेट जो बताया अभी तुम्हारे को मैंने, जिस पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, हाँ बिल्कुल, बस वो। तो उन्होंने इतना बताया थे कि उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करे, लेकिन उसका फुल पोटेंशियल, उसकी ताकत किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो किसने बताया? हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका, उन्होंने सिर्फ इतना बताया थे कि ये क्या करती है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करती, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से, उसका फुल पोटेंशियल, उसकी कितनी ताकत है, क्षमता ताकत, उसका इस्तेमाल करके बताए थे इन्होंने। किसने? अर्नस्ट चेन ने और होवार्ड फ्लोरे ने। भाई इतना ये पूछ सकते हो होवार्ड फ्लोरे क्या बताए थे? उन्होंने बताया था किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे, हम किस तरीके से उसके, हाँ उसकी ताकत का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो बैक्टीरिया को मार रही है तो अपने भी काम में आ सकती है ना, अपने बॉडी में बैक्टीरिया जो डिजीज करते हैं उसको मार सकते हैं ना, तो वो उन्होंने बताया थे। किसने? बस इसका यूज इन्होंने बताया, बस सिंपल यूज किसने बताया? पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल किसने डिस्कवर किया? पूरी ताकत का मालूमात किसने लगाया? हाँ, फुल ताकत बोले तो उन्होंने देखे होंगे किस किस बैक्टीरिया को मार सकती है, किस तरीके से, कहाँ तक के मार सकती, कितना मार सकती, कहाँ तक रोक सकती है डिजीज को, तो ये सारी चीजें उन्होंने चेन और होवार्ड फ्लोरे, हाँ उसके ऊपर स्पेशल उनको एक पॉइंट मिल गया था, अरे यार बैक्टीरिया को मारती, तो बस अब चलो कौन से बैक्टीरिया को मारती, कितना मारती, है ना, लाल कर देती, पीली कर देती, बिल्कुल। तो इन्होंने सिर्फ एंटीबायोटिक बना लिए, लेकिन ये नहीं बोली इंसान के यूज में बनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ देखिए कि एक सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कर रहा, बस खत्म है, उसका नाम एंटीबायोटिक है। बस उसका नाम एंटीबायोटिक नहीं, उसका नाम पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन नोटाटम। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि भाई एंटीबायोटिक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। बाद में ये साइंटिस्ट ने वर्क करे और इन्होंने सब बताया कि भाई देखो इतना पोटेंशियल है, ये बैक्टीरिया को मार सकती है, तो फिर वहाँ से वही टर्म रहेगी कि एंटीबायोटिक, वो खुद को दूसरों को मार रही थी ना, एक बैक्टीरिया को दूसरा बैक्टीरिया, तो इसलिए दिस एंटीबायोटिक वॉज extensively used in to treat American soldiers wounded in World War II। तो फिर अब जब पोटेंशियल मालूम हो गया था, उन्होंने मालूम करे तो वो यूज़ करेंगे ना उसका पोटेंशियल, तो खास इसका इस्तेमाल किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स की जख्मों को साफ करने या फिर जख्मों को अच्छा करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, ये पूछ सकता मैं क्यों नहीं पूछ सकता कि भाई एक्सटेंसिवली सबसे पहली मरतबा जो एंटीबायोटिक है उसका एक्सटेंसिवली यूज कहाँ पर हो, खास तौर पे यूज कहाँ पर हो, तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स की जख्मों को क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए बोल सकते हैं। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, अब तीनों को मिलाकर, क्योंकि काम तो तीनों का था ना। देखो फ्लेमिंग अगर वो बताते नहीं कि वो बैक्टीरिया को मारती तो ये कुछ कर पाते नहीं कर पाते, और ये कुछ करता नहीं, फ्लेमिंग बस ऐसा बोल के चले जाता तो उसका हम यूज देख पाते आज नहीं, तो काम तो तीनों ने सही करे थे। तो फ्लेमिंग को भी, चेन को भी और फ्लोरी को भी वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। जी सर, हम आजाद हुए उस साल नहीं 47 तीनों भी जिंदा थे, मतलब वो उनको तीनों को एक साथ दिए जिंदा में अभी दिए ना, तो मरने के बाद ही मिलते कभी कभी। हाँ चलो, फॉर हिज डिस्कवरी, क्या काम की बात, मरने के बाद मिला था, उनके खानदान वालों को मिलता हो, जो भी होगा, अपने को नहीं पढ़ने का यार लोचन, अपने यही नहीं समझ ले आ रहा है, बहुत बड़ी बात रहती नोबेल प्राइज, है ना। 45 चलो, अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर हिज डिस्कवरी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? अब उसमें क्यों जा रहे थे? हिस्ट्री पढ़ने का अपने में, ये समझ में नहीं आ रहा, और हिस्ट्री क्या करते पढ़ के, चलो इधर आओ, वो कल पढ़ लेंगे ना, अब नमाज का भी टाइम होगा। 44 में 43 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड।